सभी बंधुओं को आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में स्वागत है। मैं अशोक मिश्रा। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जहां तक संभव होगा कि संसदीय शासन प्रणाली पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अध्यक्षीय शासन प्रणाली हम पढ़ेंगे। तो पहले जो हम डिस्कशन करेंगे संसदीय शासन प्रणाली के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, वह क्या है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संसदीय शासन प्रणाली से संबंधित है और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में जैसे आप जानते हैं कि सरकार के दो प्रकार होते हैं, अर्थात एक संसदीय शासन प्रणाली होती है, दूसरा अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है। संसदीय शासन प्रणाली को किन किन नामों से जाना जाता है? तो किन किन नामों से जाना जाता है? संसदीय शासन प्रणाली को हम संसदीय सरकार कहते हैं या संसदीय लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली सरकार के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को किन किन नामों से जानते हैं? तो संसदीय शासन प्रणाली को हम संसदीय सरकार भी कहते हैं और इसी को संसदीय लोकतंत्र भी कहा जाता है। किन नाम से जाना जाता है? इसी को कहा जाता है संसदीय लोकतंत्र भी कहा जाता है। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? तो अध्यक्षीय सरकार या अध्यक्षीय लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अध्यक्षीय सरकार या अध्यक्षीय लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में हम कह सकते हैं एक बहुत माइन्यूट अंतर ये होता है कि जब कार्यपालिका, सरकार के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? आइए एक बार हम थोड़ा सा लिख के डिस्कशन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार के तीन अंग होते हैं। सरकार के कौन कौन से तीन अंग हैं? सरकार के अंग कौन कौन से हैं ना? सरकार के तीन अंग होते हैं। एक होता है कौन सा? एक अंग होता है जिसे कहा जाता है विधायिका। दूसरा होता है कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। और तीसरा जो होता है वह होता है न्यायपालिका। सरकार के तीन अंग कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब जैसे संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में हम अंतर करते हैं तो क्या अंतर होता है? विधायिका का काम होता है अर्थात विधि बनाना, विधायिका का काम होता है। कार्यपालिका का काम होता है जो विधि बनी है उसको संचालित करना, किसका काम होता है? कार्यपालिका का काम होता है। और जो न्यायपालिका होता है वो कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाता है। तो जो न्यायपालिका होती है उसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन स्थापित करना, संतुलन को बनाना। यह किसका काम होता है? न्यायपालिका का काम होता है। विधायिका जो होती है, विधायिका में दो सदन होते हैं। कौन कौन से विधायिका के दो सदन होते हैं? आइए देखते हैं। तो विधायिका के दो सदन कौन कौन से होते हैं? एक को कहा जाता है उच्च सदन, और दूसरे को कहा जाता है निम्न सदन। विधायिका के दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन, दूसरा निम्न सदन ना। तो जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, जब कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, क्या होते हैं? जब कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं तो ऐसी शासन प्रणाली क्या कहलाती है? संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। फिर से एक बार सुनिए। जब कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं
तो ऐसी शासन प्रणाली क्या कहलाती है? संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। और जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है ना। तो कार्यपालिका के जितने भी सदस्य होते हैं विधायिका के सदस्य होते हैं, और वो विधायिका के सदस्य वो निम्न सदन के भी हो सकते हैं, उच्च सदन के भी हो सकते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो निम्न सदन को कहेंगे लोकसभा और उच्च सदन को कहेंगे राज्यसभा। तो अर्थात कार्यपालिका में, संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है उसमें विधायिका के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, और जो कार्यपालिका जितना भी काम करती है वो विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी किस लिए होती है? क्योंकि निम्न सदन में कैसे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए क्या होते हैं? चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। अर्थात जो विधायिका निम्न सदन होता है, जिसे हम वर्तमान में कहें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में तो जिसे कहेंगे लोकसभा। तो लोकसभा में कैसे सदस्य होते हैं? जो जनता के चुने हुए सदस्य होते हैं। इसीलिए कार्यपालिका जितना भी काम करती है विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होकर काम करती है। यह तो रहा संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात की जाए तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वो भी सरकार के 3 अंग वहां भी होते हैं, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में होता है कि विधायिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता ना। तो विधायिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता, और जो कार्यपालिका होती है वो किसी भी काम के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। क्या होती है? अर्थात जो संसदीय शासन प्रणाली में, जैसा कि मैंने आपको बताया, संसदीय शासन प्रणाली में जैसा कि मैंने बताया, ऐसे ही समझ लीजिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में यही दोनों अंतर देख लेते हो, उसके बाद हम अलग अलग पढ़ेंगे। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो सरकार के 3 अंग हैं, सरकार के कौन कौन से अंग हैं? सरकार के जो 3 अंग हैं कौन कौन से? एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। विधायिका, यहां होता है कार्यपालिका, और तीसरा जो होता है न्यायपालिका ना। अब मैंने आपको बताया कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है। अर्थात कार्यपालिका में जितने भी सदस्य होते हो विधायिका के सदस्य नहीं होते। अर्थात जो कार्यपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है। क्या होती है? कार्यपालिका स्वतंत्र होती है। अर्थात विधायिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका में नहीं होता, और कार्यपालिका जो होती है किसी भी कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अर्थात यह जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं ना, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। दोस्तों, कार्यपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है, विधायिका अपना काम करती है। विधायिका काम होता है विधि बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कार्य को संचालित करना, और न्यायपालिका वही काम करती है अर्थात संतुलन बनाने का काम करती है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका स्वतंत्र होती है अर्थात विधायिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता, और कार्यपालिका जो भी काम करती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अर्थात इस अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह सर्वे सर्वा होता है, और जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह अपना मंत्रिपरिषद स्वयं बनाता है। इसीलिए
सामान्य भाषा में इसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। किचन कैबिनेट अर्थात जो राष्ट्र प्रमुख होता है अपने स्तर से अपने कैबिनेट का गठन करता है। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है तो अमेरिका का दिया जाता है। अमेरिका का जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो नवंबर में होता है और उसका जो राष्ट्रपति शपथ लेता है वो 20 जनवरी को लेता है। इसीलिए किस लिए? क्योंकि इतने 2-3 महीने का जो 2 महीने का गैप होता है इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति अपने अनुसार अपने मंत्रिमंडल का गठन कर सके, अपने लोगों को चुन सके। ये दोनों में अंतर होता है। तो संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर क्या होता है? उनके कार्यों के लिए जब विधायिका कार्यपालिका के अर्थात विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हों और कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो तो ऐसी शासन प्रणाली कैसी कहलाती है? संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। और जब विधायिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य न हो, कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी न हो तो ऐसी शासन प्रणाली क्या कहलाती है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहलाती है। संसदीय शासन प्रणाली का जो जन्म हुआ वो कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जो जन्म हुआ अमेरिका में हुआ। इन दोनों में बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना अगर याद रहेगा तो आप कम से कम 2-4 नंबर अगर कभी भी पूछा जाए अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली, चाहे वह सिविल लेवल का हो, चाहे वनडे का हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन, ये सरल से सरल है। इतना कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब आइए हम आज पढ़ेंगे, पहले संसदीय शासन प्रणाली पढ़ेंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं पढ़ेंगे, संसदीय शासन प्रणाली के गुण पढ़ेंगे, संसदीय शासन प्रणाली के दोष पढ़ेंगे और संसदीय शासन प्रणाली कहां कहां पाई जाती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए संसदीय शासन प्रणाली को हम पढ़ने के प्रयास करते हैं। आइए संसदीय शासन प्रणाली हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली को किन किन नामों से जाना जाता है? तो संसदीय शासन प्रणाली को किन किन नामों से जाना जाता है? तो संसदीय शासन प्रणाली को पहला किस उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? तो संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद होता है या कार्यपालिका होती है वो अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें जो मंत्रिपरिषद होता है अर्थात कार्यपालिका का एक भी सदस्य अगर कोई गलती करता है तो पूरा मंत्रिपरिषद इसके लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात अगर कार्यपालिका का एक भी सदस्य विधायिका के किसी काम में अवरोध पैदा करता है तो पूरा मंत्रिपरिषद का अवरोध माना जाता है। इसलिए इसे उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इसे मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जानते हैं। किसे? संसदीय शासन प्रणाली को। तो संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसे मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडलीय सरकार। अर्थात जो वास्तविक कार्यपालिका होता है वो कौन होता है? एक कार्यपालिका दो होती है, एक सैद्धांतिक और एक इसमें राष्ट्र जो मंत्रिपरिषद होता है अर्थात कार्यपालिका होती है, इसका वास्तविक प्रधान और एक संवैधानिक प्रधान होता है। तो जो संवैधानिक प्रधान होता है उसका जो मुखिया होता है प्रधानमंत्री होता है और सैद्धांतिक जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है और जो वास्तविक प्रधान होता है वो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सैद्धांतिक प्रधान और वास्तविक प्रधान दो होते हैं। सैद्धांतिक प्रधान जो होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक जो प्रधान होता है मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए इसे मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। इसे वेस्टमिनिस्टरी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। वेस्टमिनिस्टरी शासन प्रणाली के नाम से किसको जाना जाता है? संसदीय शासन प्रणाली को जाना जाता है। इसे प्रधानमंत्री शासन प्रणाली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो
वास्तविक कार्यपालिका होती है, वास्तविक जो मंत्रिपरिषद होती है, वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री को यहां कह सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली में नक्षत्रों में चंद्रमा है, ग्रहों में सूर्य है, इसकी तुलना की जाती है। तो नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य की कल्पना किससे की जाती है? प्रधानमंत्री से ना। तो इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? अर्थात प्रधानमंत्री शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या होती हैं? संसदीय शासन प्रणाली की जो पहली विशेषता होती है, संसदीय शासन प्रणाली अर्थात इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। तो पहली विशेषता क्या होती है संसदीय शासन प्रणाली की? इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। अर्थात अगर कोई भी मंत्री गलती करता है तो पूरा मंत्रिपरिषद उसका दोषी माना जाता है। अर्थात चाहे सभी लोग गलती करें, चाहे एक लोग गलती करे, पूरा मंत्रिपरिषद इसमें उत्तरदायी होता है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व की इसमें भावना पाई जाती है। किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में। तो पहली विशेषता ये है। दूसरी क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता है कि कार्यपालिका के सभी सदस्य जो होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं, जिसका परिचय मैंने पहले आपको दिया। किसमें? कार्यपालिका के सभी सदस्य किसके होते हैं? विधायिका के सदस्य होते हैं। विधायिका के मैंने बताया दो सदन, एक उच्च सदन होता है, दूसरा निम्न सदन होता है। अर्थात भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो कार्यपालिका होती है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में लोकसभा के भी सदस्य जाते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य जाते हैं। जैसे देखा जाए तो जैसे एस जयशंकर हैं, ये कैसे हैं? ये राज्यसभा के सदस्य हैं, वर्तमान में मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं ना। पहले ऐसे अमित शाह जो थे वो कैसे थे? राज्यसभा के सदस्य थे, बाद में वो गांधीनगर से लोकसभा से चुनकर आए। तो ये सब कैसे हैं? ये सब मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो मंत्रिपरिषद में जो अर्थात कार्यपालिका में विधायिका के सदस्य होते हैं ना, इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब एक संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक, एक संवैधानिक होता है, दूसरा वास्तविक होता है। वास्तविक एक संवैधानिक कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। संवैधानिक कार्यपालिका में कौन होता है? राष्ट्रपति सहित मंत्रिपरिषद। और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें दोहरी कार्यपालिका होता है। संवैधानिक प्रधान वास्तविक प्रधान की नियुक्ति करता है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्र प्रमुख करता है, अर्थात राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो कैसा होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो जो राष्ट्रपति होता है वो किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नाम न लिखकर यहां संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान की बात की गई, उसी की चर्चा यहां की गई है। तो दोहरी कार्यपालिका होती है, एक संवैधानिक और दूसरा वास्तविक। जो संवैधानिक प्रधान होता है वास्तविक प्रधान की नियुक्ति करता है। संवैधानिक प्रधान का मतलब राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ये विशेषताएं। प्रधानमंत्री यहां क्या होता है? प्रधानमंत्री यहां शक्तिशाली होता है। अर्थात जो भी निर्णय लिया जाता है वो कौन करता है? कि प्रधानमंत्री है, अर्थात मंत्रिपरिषद की ही निर्णय लेता है। मंत्रिपरिषद के बारे में यहां कहा जा सकता है कि यहां सारे निर्णय जो लिए जाते हैं वास्तविक प्रधान ही लेता है। अर्थात वास्तविक जो कार्यपालिका है वही सारे निर्णय लेती है। जो संवैधानिक प्रधान होता है केवल वह स्वीकृति देता है और उसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। नाम तो होता है, जितने भी संधि समझौते जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें नाम तो होता है संवैधानिक प्रधान का, लेकिन जो करता है वास्तविक प्रधान करता है। अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सब होता है, सारे निर्णय
प्रधानमंत्री लेते हैं, और किसके नाम से लेते हैं? वास्तविक प्रधान के नाम से लेते हैं, करते हैं। जो भी निर्णय होता है, निर्णय लेने वाले तो कौन होते हैं? वास्तविक प्रधान। लेकिन किसके नाम से निर्णय लेते हैं? संवैधानिक प्रधान के नाम से निर्णय लेते हैं ना। तो जो भी, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के यहां क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली में वो शक्तिशाली होता है, अर्थात सारा निर्णय जो लेता है वो प्रधानमंत्री ही लेता है। किसके नाम से लेता है? अर्थात संवैधानिक प्रधान के नाम से लेता है। तो यहां जो प्रधानमंत्री होता है वो शक्तिशाली होता है। सरकार का जो कार्यकाल होता है वह अनिश्चित होता है। अनिश्चित इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक सरकार जो है बहुमत में रहती है, कार्यपालिका जब तक बहुमत में रहती है तब तक तो रहती है। जैसे उसका बहुमत समाप्त होता है, वह किसी भी समय क्या कर सकता है? अर्थात कार्यपालिका अनिश्चित है, अर्थात किसी भी समय जब उसका बहुमत रहेगा तब तो चलेगी, और जैसे ही बहुमत नहीं रहेगा वो अस्थिर है, किसी भी समय हो जा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि जो सरकार का कार्यकाल होता है क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार होती है कैसी होती है? अनिश्चित होती है। संसदीय शासन प्रणाली की और क्या विशेषता है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता यह है कि मंत्रिपरिषद में एकरूपता और गोपनीयता होती है, अर्थात मंत्रिपरिषद में एकरूपता भी होती है और गोपनीयता भी होती है। तो यह सब किसके बारे में है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में यहां डिस्कशन किया गया है। तो क्या क्या संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? कि संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका जो भी काम करती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, एक संवैधानिक दूसरा वास्तविक ना। संवैधानिक जो कार्यपालिका होती है उसका जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वास्तविक जो कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जो संवैधानिक प्रधान होता है वह वास्तविक प्रधान की नियुक्ति करता है, अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यहां जो संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री होता है वो शक्तिशाली होता है, अर्थात प्रधानमंत्री ही सारा निर्णय लेता है, लेकिन किसके नाम से लेता है? वास्तविक प्रधान के नाम से लेता है। यहां सरकार का कार्यकाल अनिश्चित होता है, अर्थात जब तक सरकार बहुमत में है तभी तक निश्चित है, और जैसे ही सरकार कैसा है बहुमत में नहीं है उसका कार्यकाल अनिश्चित है। अर्थात यहां संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यकाल सरकार का होता है वह अनिश्चित होता है। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता है कि जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में एकरूपता और गोपनीयता पाई जाती है। किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में। ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। ठीक है, आइए संसदीय शासन प्रणाली के गुण क्या क्या है। संसदीय शासन प्रणाली का गुण जो है, अर्थात इसमें उत्तरदायित्व की भावना होती है ना, उत्तरदायित्व की, अर्थात जो भी मंत्रिपरिषद काम करेगा वो एक व्यक्ति करे चाहे सामूहिक करे, सबका उत्तरदायित्व होता है। तो इसमें उत्तरदायित्व की भावना होती है संसदीय शासन प्रणाली में। दूसरा गुण क्या होता है? सरकार के निरंकुश होने का भय नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें जो विपक्ष होता है, जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं, विभिन्न प्रस्तावों द्वारा सरकार पर अंकुश लगाते हैं। जैसे प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव ना, काम रोको प्रस्ताव, तमाम ऐसे जो प्रस्ताव हैं जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है? सरकार पर अंकुश लगाया जा सकता है ना। अविश्वास प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है, प्रश्न पूछकर, ये सब क्या है? सरकार पर अंकुश लगाने के लिए। तो इसमें सरकार को निरंकुश होने का भय नहीं होता। किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में। विधायिका कार्यपालिका से प्रश्न पूछकर या प्रस्ताव लाकर उस पर क्या करती है? नियंत्रण स्थापित करती है। तो इसीलिए नियंत्रण स्थापित होने के कारण सरकार यहां निरंकुश नहीं हो सकती, अर्थात अपने मन का काम नहीं कर सकती। आपने देखा जैसे अभी किसान बिल था, विपक्ष ने कितना विरोध किया,
थोड़ा सा और विरोध होता तो संसद में ही पारित न होता है। लेकिन सरकार का दोनों सदनों में क्या था, बहुमत था, इसीलिए पास हो गया। लेकिन जन विरोध के कारण सरकार को एक दिन क्या किया कि विधेयक को वापस लेना पड़ा ना। हम एक वीडियो में आपको विधेयक पर हम डिस्कशन करेंगे ना। विधेयक और अधिनियम क्या है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। विधेयक होता है जब वह संसद के पटल पर रखा जाता है तो वह विधेयक होता है। जब किसी कानून का प्रारूप संसद के पटल पर रखा जाता है तो वह विधेयक होता है। और जब विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो वह अधिनियम बन जाता है। इन पर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे एक लेक्चर में आपसे। इसी प्रकार जो सरकार होती है उसमें सरकार में सतत जागरूकता की भावना पाई जाती है। संसदीय शासन प्रणाली में तो सरकार जो होती है उसमें सतत जागरूकता की भावना पाई जाती है। ये भी क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली का गुण होता है ना। और संसदीय शासन प्रणाली का गुण क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में उग्र राजनीतिक दलबंदी होती है, अर्थात राजनीतिक दलों की बहुलता होती है, अर्थात बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। तो इसमें उग्र राजनीतिक दलबंदी होती है। अगर सरकार है, सरकार कोई काम कर रहा है तो विपक्ष उस काम पर प्रश्न पूछेगा, तमाम तरह के अड़ंगा लगाएगा। तो इसमें क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली में उग्र राजनीतिक दलबंदी होती है। इसके साथ साथ संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जनता की अधिकतम भागीदारी होती है। क्यों? क्योंकि जो विधायिका का जो निम्न सदन है उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, अर्थात समय समय पर चुनाव होता रहता है। चुनाव होने के कारण चुनाव होता रहता है तो उसमें जनता के चुने हुए विधायिका के निम्न सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। अर्थात सरकार जो भी काम करती है इसीलिए विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होकर काम करती है। इसीलिए यहां क्या होता है, जनता की अधिकतम भागीदारी होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली के गुण क्या होते हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली के गुण होते हैं कि इसमें उत्तरदायित्व की भावना होती है, इसमें सरकार के निरंकुश होने का भय नहीं होता, क्योंकि सरकार पर क्या करता है कि जो विधायिका के सदस्य है सरकार पर अंकुश लगाने के लिए तमाम प्रस्ताव और प्रश्न पूछकर सरकार पर अंकुश लगाए रहते हैं ना, नियंत्रण स्थापित करते हैं। सरकार इसमें सतत जागरूक होती है। सरकार जो होती है इसमें जो उग्र राजनीतिक दलबंदी होती है, किसमें, संसदीय शासन प्रणाली में, और जिसमें जनता की अधिकतम भागीदारी होती है। किसकी, संसदीय शासन प्रणाली की। ये सब गुण है। संसदीय शासन प्रणाली के दोष क्या है, संसदीय शासन प्रणाली के दोष हैं कि अर्थात सरकार में अस्थायित्व का अभाव होता है ना, अर्थात अस्थायित्व का अभाव होता है। अर्थात सरकार बहुमत पर चलती है, जब तक बहुमत है तब तक सरकार है, जैसे बहुमत नहीं हुआ सरकार गई। अर्थात अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य किसी तरह की कोई गलती करता है तो पूरा सरकार जो है क्या माना जाता है, दोषी माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, सरकार में अस्थायित्व का अभाव होता है। सरकार जो होती है अनिश्चित होती है। यह कैसा होता है, संकट काल के लिए अनुपयुक्त होता है। संसदीय शासन प्रणाली अनुपयुक्त इसलिए होता है कि जब संकट काल की स्थिति होगी तो इसमें जो कार्यपालिका है विधायिका से स्वीकृति लेना पड़ेगा, अर्थात कोई निर्णय अचानक नहीं ले सकता, निर्णय के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अर्थात जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद निर्णय लेगी, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, तब वह निर्णय लिया जा सकता है। अर्थात इसके निर्णय की प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन होती है, इसीलिए संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो संसदीय शासन प्रणाली में निर्णय, अर्थात वास्तविक जो प्रधान है वो अचानक निर्णय नहीं लेगा, उस पर जो संवैधानिक प्रधान है उसकी स्वीकृति आवश्यक है। तो यह संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें राजनीतिक दलों की बहुलता होती है, अर्थात इसमें बहुदलीय शासन प्रणाली होती है, अर्थात कई दल भाग लेते हैं। तो इसमें राजनीतिक दलों की क्या होती है, बहुलता, ये दोष होता है। इसमें प्रधानमंत्री का तानाशाह
होने का डर बना रहता है। अर्थात प्रधानमंत्री अगर बहुमत में है तो क्या हो सकता है, तानाशाह हो सकता है ना। तो तानाशाह होने का भय भी बना रहता है किसमें, संसदीय शासन प्रणाली में। इसमें क्या होता है, एक दोष और होता है कि इसमें अक्षम व्यक्तियों का शासन होता है। अक्षम व्यक्तियों का मतलब यह है कि जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है वो भी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। अगर बहुमत है तो किसी को बैठा के कह दीजिए आप प्रधानमंत्री हैं ना। तो संसदीय शासन प्रणाली का एक दोष है, संसदीय शासन प्रणाली का दोष यह है कि इसमें अक्षम, योग्य, अयोग्य व्यक्तियों को भी क्या किया जा सकता है, कार्यपालिका का सदस्य बनाया जा सकता है। जिसको कोई जानकारी नहीं है वो भी कार्यपालिका का सदस्य हो सकता है ना। यहां मानसिक रूप से रोगी भी जो है वो भी चिकित्सा मंत्री बन सकते हैं। शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है वो शिक्षा मंत्री बन सकता है। विदेश मंत्री विदेश के बारे में कभी जान नहीं सकते लेकिन बहुमत में है तो विदेश मंत्री बन सकते हैं, ये वास्तविकता है। अर्थात इसमें जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं उनका भी शासन होता है। तो यह क्या होता है, अक्षम व्यक्तियों का शासन होता है। यही कहा गया कि वो मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, अर्थात कार्यपालिका के सदस्य बन सकते। ये सब क्या होते हैं, ये सब संसदीय शासन प्रणाली के दोष है। तो संसदीय शासन प्रणाली के दोष क्या क्या है, तो दोष यह है कि सरकार में अस्थायित्व की भावना होती है, अभाव होता है। यह संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं होता। यह राजनीतिक दलों की इसमें बहुलता होती है, अर्थात बहुत सारे राजनीतिक दल भाग लेते हैं। इसमें प्रधानमंत्री के तानाशाह होने का डर बना रहता है। और इसमें जो सरकार का वास्तविक प्रधान है, प्रधानमंत्री, उसको तानाशाह होने का भय बना रहता है। इसमें अक्षम व्यक्तियों का शासन होता है, अर्थात जो कुछ नहीं जानता अगर सत्ता में है तो उसे भी शासन सत्ता सौंप दी जाती है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि जैसे लालू यादव के बेटे कक्षा 8-9 पास हैं, वो चिकित्सा मंत्री थे। ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल हैं, आज के मंत्रिपरिषद में ही तमाम ऐसे व्यक्ति हैं। जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर उन्हें मंत्रिपरिषद में बना दिया जाता है। जैसे अभी तमाम स्टेट में जो है मंत्रिपरिषद का गठन होने वाला है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि चुन कर आए, इनको ज्ञान है कि नहीं है, इन्हें किसी तरह का पर्यटन का ज्ञान है कि नहीं है, उनको पर्यटन मंत्री बना दिया गया। इनको लोक निर्माण का मतलब नहीं मालूम है, उन्हें लोक निर्माण विभाग दिया गया। इन्हें चिकित्सा की कोई जानकारी नहीं, उन्हें चिकित्सा विभाग थमा दिया गया। जिन्हें शिक्षा के बारे में वो पढ़े ही नहीं तो चिकित्सा के बारे में, शिक्षा के बारे में जानेंगे क्या, उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया। यही कारण है कि इसमें क्या कहा जाता है, संसदीय शासन प्रणाली में अक्षम व्यक्तियों का शासन कहा। तो अक्षम व्यक्तियों का शासन ये दोष माना जाता है संसदीय शासन प्रणाली का। संसदीय शासन प्रणाली का जो जन्म हुआ वो कहां हुआ, इंग्लैंड में हुआ ना। इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली का जो जन्म हुआ इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ, अर्थात जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में क्या हुआ था, 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति हुई, गौरवपूर्ण क्रांति हुई। और इसी गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात संसदीय शासन प्रणाली का जन्म हुआ, इंग्लैंड में हुआ। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली की जननी जो कही जाती है वो कौन कही जाती है, इंग्लैंड को कही जाती है। तो इंग्लैंड में संसदीय शासन, अर्थात ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, कनाडा में पाई जाती है ना। ये सब कहां पाई जाती है, संसदीय शासन प्रणाली ये सब पाई जाती है। तो ये सब कहां संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, ये सब नाम आपके सामने। तो ये रहा आपके सामने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में डिस्कशन। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का कुछ ब्लूप्रिंट हमने दिया है आपको कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली स्वतंत्र होती है। जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से पूरी तरह स्वतंत्र होती है, अर्थात कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता, विधायिका का कोई सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता। अर्थात विधायिका अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना काम करती है। इसमें जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो अपने स्तर से क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसका जो जन्म हुआ वो कहां हुआ है, अमेरिका में हुआ है। इन सब पर हम डिस्कशन अगले टॉपिक पर हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
जितने बंधु जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगले एपिसोड में मिलते हैं तो और अच्छे धमाकेदार अध्यक्षीय शासन प्रणाली पर मिलते हैं। तब तक जितने बंधु जुड़े हैं सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।